नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। हरियाणा में चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद बीजेपी में चल रही है। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बताया जा रहा है कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। हमने आपको सुनाया था किस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो शमशेर गोगी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, चाहे परमिंदर परी हो, और कुछ लोग भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। बीजेपी तंज कस रही है और एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में हार का जिम्मेदार कौन। लगातार तीसरी हार हुई है कांग्रेस की। कहां चूक गई कांग्रेस? रणनीति ठीक नहीं बनी, ओवर कॉन्फिडेंट थी, फ्री हैंड दे दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जवाबदेही तय होगी किसी की, क्योंकि हर बार ऐसी बात की जाती है। क्या तय होगा कि किन कारणों की वजह से पार्टी हारी है? आपको पहले सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की बना दी है और हमने पहले भी इस बात को लेकर के कहा है कि ये हमारे कल्चर है, हमारा जो अलग अलग खान पान का है। राहुल गांधी को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टी है और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है। और हमारे साथ फिलहाल कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी बीजेपी और इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश जी, मुझे एक बात बताएं कि अब पार्टी में मंथन की बात हो रही है। पार्टी में उस वजह तक पहुंचने की बात हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से पार्टी चूक गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवरहॉलिंग होगी? क्या पार्टी में ये कोशिश की जाएगी कि जो वजह थी वो रेक्टिफाई भी हो जाए और अब पार्टी में कुछ बदलाव की जरूरत है या कुछ सुधार की जरूरत है प्रदेश में, वो किए जाए? जी गोयल साहब, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और इस चैनल पर जो भी साथी बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। सजग प्रहरी है। प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। क्या प्रश्न पूछना है ये भी आपने डिसाइड करना है। आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना मेरा बनता है, दायित्व है मेरा जी। प्रशासन में मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि जिस तरीके से 2024 के इस विधानसभा चुनाव में जो विसंगतियां पाई गई, प्रश्न उन पर भी उठने चाहिए। और कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी दल चुनाव के उपरांत, चाहे वो जीते हुई पार्टी हो, हारी हुई पार्टियां हो, वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी नंबर पर आई हुई पार्टियां हो, वरुण भाई ये तो निश्चित है कि हर पार्टी चुनाव के बाद अपना मंथन तो करती ही है। अगर मंथन नहीं करेगी पार्टी तो उसको अपनी एक्टिविटी कैसे पता चलेगी कि हमसे कहां चूक हुई, कहां गलतियां हुई, और अगर कोई गलतियां हुई तो उनमें सुधार की क्या गुंजाइश है, सुधार होनी चाहिए। तो मेरा तो आपसे एक निवेदन है, निश्चित तौर पर गोयल साहब, पार्टी मंथन भी कर रही है और मंथन होगा, गहन मंथन होगा। अपनी जो कमियां हैं उनको भी देखने का प्रयास होगा, अपनी जो गलतियां हैं उन्हें भी देखने का प्रयास होगा। परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि 2024 विधानसभा चुनाव के अंदर जो चुनावी परिणाम, वरुण भाई मेरे शब्द पर ध्यान देना, जो मैं शब्द बोल रहा हूं, चुनावी परिणाम, जो चुनावी परिणाम आपके मेरे और जनता के सामने आया है, वो चुनावी परिणाम जनता का मैंडेट नहीं है। जनता का मैंडेट तो कुछ और है, परिणाम कुछ और है। साक्ष्य मेरे पास है इस बात के। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास समय हो एक सवाल, मुझे इसमें एक सवाल पूछना है कि हरियाणा का जो चुनावी परिणाम है वो जनता का मैंडेट नहीं है, जम्मू कश्मीर का जो चुनावी परिणाम है वो जनता का मैंडेट है। मैंने तो नहीं कहा ऐसा। नहीं, फिर बताइए वहां पर भी नहीं, वहां का फिर ये कहिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों का चुनावी मैंडेट जनता का मैंडेट नहीं है। गोयल साहब, आपने बात मेरे से हरियाणा की करी है तो मैं महाराष्ट्र पे कैसे पहुंचूंगा? अरे भाई साहब, कमाल कर रहे हैं। एक साथ दो राज्यों में चुनाव हुए। अग्रवाल जी सुनिए सुनिए, अरे अग्रवाल साहब बात तो सुनिए। अच्छा, अरे सर मुझे 30 सेकंड बोलने तो दीजिए अग्रवाल साहब, प्लीज।
अगर सवाल पूछना मेरा अधिकार है, आप जवाब दे ना दे, आपका अधिकार है, मैं कोई पीछे पड़ने वाला व्यक्ति हूं नहीं। एक साथ राज्यों में चुनाव हुए, 8 तारीख को 2 राज्यों के नतीजे आए। एक राज्य में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार लगभग बन गई दिख रहा है। एक राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो जिस राज्य में सरकार नहीं बनी वहां जनता का मैंडेट नहीं है, और जिस राज्य में सरकार बन गई उस पे कह रहे मैं उस पे बात क्यों करूं भाई, मैं तो उसके बारे में नहीं बोलूंगा। क्यों बात नहीं करूंगा? तो करिए। नहीं गोयल साहब, मैंने ये कहा, आपने प्रश्न ही हरियाणा का पूछा है। सर आप बताइए ना, ये कैसे संभव है कि एक राज्य में तो आप कहेंगे हाँ ये लोकतंत्र की जीत है, एक राज्य में आप बोलेंगे नहीं नहीं ये जनता का मैंडेट नहीं है। मीठा मीठा गप कैसे चलेगा भाई साहब? जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे से जम्मू कश्मीर का पूछेंगे तो मैं उसका भी जवाब पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ तो रहा हूँ, और कैसे पूछूं, स्पष्ट पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, एक लद्दाख स्टेट अलग बन गई, जम्मू कश्मीर अलग बन गई। और जम्मू कश्मीर में भी आपको पता है कि वहां भी 2 हिस्से हैं। हाँ। एक पहाड़ के नीचे जम्मू और एक पहाड़ के ऊपर कश्मीर। जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ है वो भी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो आ रहा है, जहां पर खेल सकती थी भारतीय जनता पार्टी वहां उसने खेल खेला, लेकिन कश्मीर में उसका खेल नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था भाई? जब से एलजी रूल लगा हुआ था, सब कुछ उनके नियंत्रण में था, सब कुछ उनके हाथ में था, वहां क्यों नहीं खेल सकते थे खेल? जब उनके हाथ में था तब तो उन्होंने सब कुछ कर लिया अपने हिसाब से। वो कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, लेकिन मैं ये, हालांकि आपका प्रश्न नहीं है लेकिन मैं उस पर आ रहा हूं। आपने कहा कि उनके हाथ में था, मैं कह रहा हूं वो कहते हैं 370 हटा दी। भाई शासन, प्रशासन, सुरक्षा सब तो उनके हाथ में थी कश्मीर में भी, और एक दिन के लिए नहीं थी, 6 साल से थी, है ना, 6 साल से थी। मैं ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने 370 धारा हटा दी। हाँ। क्या भारतीय संविधान में 370 धारा आज है या नहीं है? क्या वो भारत के संविधान का आज हिस्सा है या नहीं है? मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूं आपसे, आप चुनाव की बात करिए। आपके अंबाला कैंट के प्रत्याशी परमिंदर परी हमारे मतलब चैनल पर आकर बोलते हैं मैं हारा नहीं हूं, मुझे हरवाया गया है, मेरी पार्टी द्वारा हरवाया गया है, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप मतलब हाँ, आप बताइए ना कुछ। आपके यहाँ कोई तो कह रहा है कि जी प्रबंधन की कमी रह गई, कोई कह रहा है कि जी अब कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं जी प्रभारी जी जाकर लेट गए, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा चलते थे, चुनाव की तैयारियों पे उन्होंने सवाल उठा दिए। आप ईवीएम पर कह रहे हैं, स्पष्ट तो करिए हुआ क्या है? ये चुनाव आप विशुद्ध रूप से ईवीएम की वजह से हारे हैं? आप सुन तो लीजिए। जहां तक अजय कप्तान जी का सवाल है, अजय कप्तान जी के बेटे ने चुनाव से पहले ये कह दिया कि मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा। उनके उस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया और भाजपा ने गांव को बसा नहीं कहने आगे। लेकिन जब वो पार्टी लाइन से अलग हटके बोल रहे थे, उस समय उनको ये सारी बातें सोचनी चाहिए थी। अरे आप समझाइए ना उनको, ये सब आप उनको समझाइए। वो तो मामन खान को भी जिम्मेदार ठहरा रहे पूरे हीरवाल में हारने के लिए, वो तो मामन खान को जिम्मेदार ठहरा रहे। चलिए ठीक है, नेहा धवन जी आरोग्य के करके प्लीज, नेहा धवन जी मुझे बताएं, दिनेश अग्रवाल ये कह रहे हैं कि ये जो मैंडेट है ये जनता का मैंडेट है ही नहीं। आपने बात कंप्लीट। अरे अग्रवाल साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास, रुकिए एक बार राउंड पूरा कर लूं फिर आता हूं मैं। जी नेहा धवन जी वो कह रहे हैं ये जनता का मैंडेट ही नहीं है भाई, स्वीकार नहीं कर रहा उनका मन। नमस्कार वरुण जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे बहुत दिनों बाद आई हूँ, इसलिए सबको पहले बधाई दे दूं जो लोग इस लोकतंत्र के पर्व में जीते हैं, चाहे वो मेरी पार्टी से संबंध रखते हैं और चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं। उन सभी जो चुने गए एमएलएज हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। जनता का मैंडेट कैसे नहीं है वरुण जी? ना तो कोई जनता बोल रही कि ईवीएम खराब थी, क्योंकि आपने भी वोट डाला होगा, मैंने भी डाला, अर्जुन जी ने भी डाला और दिनेश जी ने भी डाला और आपके सभी पत्रकारों ने भी डाला। ईवीएम पे जब हम बटन दबाते हैं तो साइड में एक स्क्रीन पर पर्ची दिखती है कि आपने किस पे डाला, और उस पर्ची पर अगर कोई निशान दूसरा आएगा तो अगर मेरा गलत आया तो मैं भी उसी समय ऑब्जेक्शन करूंगी, और अगर किसी व्यक्ति ने डाला तो वो भी वही ऑब्जेक्शन करेगा कि मैंने बटन तो दबाया था, हाथ का गया फूल पर, या दबाया फूल पे था गया हाथ पर। ये कैसी बातें हैं? नॉन टेक्निकल बातें हैं, केवल बचने का उपाय है इनका।
ब्लेम गेम खेलने का उपाय है, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति रणनीति इसी बात पर आधारित है। कभी तो ये व्यक्तियों के सर पे मंडते हैं और कभी ईवीएम के सर पे मंडते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के सर पे, कभी इलेक्शन कमीशन के सर पे, कभी सीबीआई के सर पे और कभी ईडी के सर पर। आज तक इन्होंने और किया क्या है? जनता के मन को ये समझे नहीं, जनता के विचार क्या थे समझे नहीं। इनको ये भी समझ में नहीं आया कि एक बहुत बड़ा पक्ष हरियाणा में जो मुखर होकर ये बात बोल ही नहीं रहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं। रुकिए अग्रवाल साहब, रुकिए। आंदोलन का फंडा चला, ना इनका खिलाड़ियों का जो कूटनीति रणनीति इन्होंने चलाई वो चली। इन्होंने खूब एग्जाम्पल दिए और गलत भ्रम फैलाया, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं चला वरुण जी। दिस इज प्योरली एंड प्योरली मैंडेट गिवन बाय द पब्लिक ऑफ हरियाणा, पीपल ऑफ हरियाणा, नथिंग एल्स। अब चाहे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बातें करते रहे, अब इनके बोलने से कुछ नहीं रहा। एक छोटी सी लाइन और, क्या अभी कोई भी जनता में से कोई भी व्यक्ति बाहर निकलकर ये कहने आए हैं आपके पास कि हमने वोट नहीं डाला और हमारी वोट ना डालने से बीजेपी बन गई? भाई जो लोगों ने वोट डाले वो बधाइयां दे रहे हैं, हम दिन रात बधाइयां आ रही हैं सोशल मीडिया पर, फोन पर, मैसेज के दौरान, व्हाट्सएप के दौरान। वो जनता है जिन्होंने दिल खोल के हमें वोट दिया है और बधाई दे रहे हैं और खुद भी खुश हो रहे हैं। लड्डू बांटने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ढोल पर नाचने के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग चुने गए प्रत्याशियों के घर जाकर बधाई दे रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को घर आकर बधाई दे रहे हैं। वो लोग कौन है? उन लोगों ने तो वोट आपको दिया था, हमें तो दिया नहीं, लेकिन बधाई देने हमारे घर पहुंच रहे हैं। कमाल की बात करते हैं आप दिनेश जी। इतनी बड़ी आपकी उम्र है, आपको सेंसिबल जवाब देना चाहिए। सीनियर आप व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन टेक्निकल बात पे करें। बैटरी का दोष देना एक नई कहानी है, एक नया एंगल आ गया। पहले तो बहुत कहानियां चली थी, लेकिन अब एक नया एंगल आ गया बैटरी पर। एक लास्ट लाइन वरुण जी, मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को बॉलीवुड या हॉलीवुड में जाके स्टोरी नरेशन का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हार के बाद की कहानियां जो है वो जनता सुन सुन के बोर हो गई है। अब इनको वहां जाकर कोई नई कहानी गढ़नी चाहिए। इन कहानियों में कुछ नहीं बचा। ठीक है, अर्जुन मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस चुनाव क्यों हारी आपके हिसाब से? आप ग्राउंड में थे, आप देख रहे थे, कांग्रेस जिनका माहौल था, जिनकी बात थी। अर्जुन आवाज आ रही है आपको मेरी? अर्जुन सुन पा रहे हैं मुझे? भाई अर्जुन को आवाज नहीं आ रही, जरा जल्दी कनेक्ट कराइए अर्जुन को ताकि मैं सवाल पूछ सकूं। जी दिनेश जी जवाब दीजिए। जितना मैंने बहन को धैर्य से सुना उतना धैर्य से बहन भी मुझे सुन रहे, और मेरे 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट रख रहा हूं, उनका जवाब देकर जाए। जरा जल्दी दीजिए, बोलिएगा 9 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, जवाब देना चाहिए। अभी भी प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, अब तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट दिनेश जी को बोलने दीजिए, बोलिए दिनेश जी। आप बोलने देती हो, लेकिन अब मेरे भी प्रश्न होंगे जिसका जवाब। ठीक है, एक मिनट लेट दिनेश जी स्पीक। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव परिणाम से पहले ये लाइन बोली कि सभी व्यवस्थाएं हैं, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। वो क्या व्यवस्थाएं थी, एक तो उसका जवाब दें। दूसरा, कुछ बैटरियां आपकी सारा दिन वोटिंग होने के बावजूद 99% बैटरी बैकअप पे है, जबकि बाकी बैटरियां 60-70% बैकअप पे है, उसका जवाब दें। तीसरा, बैलेट पेपर सरकारी कर्मचारी का होता है और सरकारी कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ पोलिंग करी। 78 सीटों पर बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, बैलेट पेपर की गिनती पे। जब सरकारी कर्मचारी खिलाफ था तो उसके परिवार का वोट भी खिलाफ था। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा, रेवाड़ी के अंदर 40 मिनट तक उनके सीसीटीवी कैमरे बंद रहे, लाइट बंद रही और वहां की टीवी की स्क्रीन बंद रही। 39 मिनट में क्या खेल हुआ, ये मेरा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट मैं ये दे रहा हूं, जब हरियाणा प्रदेश के सभी वर्ग आपसे नाराज थे, पूरा सरकारी कर्मचारी नाराज, किसान नाराज, व्यापारी नाराज। अरे ये तो असेसमेंट होती है ना, ये तो असेसमेंट होती है कि सब नाराज है। आप सुन तो लीजिए, आपने बहन जी को भी सुना, मुझे भी सुन लीजिए। अरे सर जल्दी बोलिए। मैं कह रहा हूं 2019 में आपका मत प्रतिशत आता है 36%, और आज जब सब कुछ आपके खिलाफ है उसके बाद आपके वोट शेयर आता है 40%। अरे इसमें तो आपको आत्ममंथन करना है। बात नहीं होने दे, अब बात तो होने दो सर।
उसके बाद मेरा पॉइंट ये है आपसे कि इलेक्शन कमीशन 5 तारीख की शाम को डाटा देता है कि 61% पोलिंग हुई हरियाणा में। हरियाणा में कोई ऐसा बूथ नहीं था जो छत्तीसगढ़ की तरह ना कि कोई नदी पार करनी हो, कोई साइकिल से पहाड़ पर जाना हो, वोटिंग मशीन को आने में 15 घंटे लगते हो, या 1 से 1.5 घंटे में वोटिंग मशीन बूथ से लेके स्ट्रांग रूम में पहुंच जाती है। आज तक 7 तारीख को 67% पोलिंग कैसे हो गई? 6% का जो झोल हुआ है, 2 करोड़ वोटों में 12 लाख वोट जो 61% कितने बजे बताया था सर? कितने बजे? मैं 5 तारीख शाम की बता रहा हूं ना, शाम को 9 बजे। फाइनल फिगर तो शाम तक ही आता है, देर शाम तक आता है सर, हर स्टेट में, दिल्ली तक में भी देर शाम तक आता है फाइनल फिगर। बहस करने के बजाय आप उनका इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा लीजिए। चलिए ठीक है दिनेश जी, आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है, आपने विस्तार से साहब देखिए, इस डिबेट के एंड में ना आप देखिएगा कि आप कितनी देर बोले, आपको शायद तसल्ली हो जाएगी। रुकिए दिनेश जी, और भी मेहमान है, अरे रुकिए ना अग्रवाल साहब, अरे अग्रवाल साहब रुकिए, अग्रवाल साहब रुकिए, प्लीज रुकिए। अर्जुन, अरे गुरुजी, एक तो ये आप लोग ना पक्ष और निष्पक्ष का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। एक व्यक्ति बैठा है आपके सामने अर्जुन, जो 20 मिनट से 1 मिनट नहीं बोला है, उसके बाद मैं जाऊं नहीं। एक तो आप ये ना सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए प्लीज। अब प्लीज रुक जाइए। अर्जुन मुझे बताएं, ये जो चुनाव के नतीजे रहे, कांग्रेस क्यों हारी? क्या कांग्रेस के मैनेजमेंट पे सवाल है? कांग्रेस कह रही है कि चुनाव में गड़बड़ कर दी गई, लेकिन ये चुनाव में गड़बड़ वो दूसरे राज्य में नहीं बताते। ये चुनाव में गड़बड़ 4-5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में नहीं हुई हरियाणा के अंदर, लेकिन अब की बार गड़बड़ हो गई। कांग्रेस चुनाव क्यों हारी? देखिए, कांग्रेस चुनाव इसलिए हारी, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो और अपने बेटे को लेकर स्थापित करना चाहते थे, जिसको लोगों ने बुरी तरह से नकार दिया। सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, कहीं ना कहीं जो आपसी फूट का कारण रहा है, कुमारी शैलजा की जो नाराजगी रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कुमारी शैलजा की जो नाराजगी रही है वो फैक्टर है। और देखिए, बहुत सी चीजें आप देखिए, अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह है और इंद्रजीत राव है, कुलदीप बिश्नोई है, शैलजा है, सुरजेवाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और जो लोगों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी तो उसका फायदा उठा लिया। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि कोई जात गैर जाट की चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम की, जो उनकी मैं इसमें एक सवाल और ऐड करता हूं, मैं आपसे एक सवाल और ऐड करता हूं। जो नीरज शर्मा ने खड़े होके बोला, जो कुलदीप शर्मा ने खड़े होके बोला, जो शमशेर गोगी ने खड़े होके बोला, जो ये जो नेता बयान दे रहे थे, इस पर जो कांग्रेस का रिएक्शन जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया। क्या ये सब कारण हार के जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान भी होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो बीजेपी चाहती थी, जो बीजेपी को मिल गया, बीजेपी चाहती थी ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी झोली में डाल दिया जाकर के। वो सिर्फ और सिर्फ जाट, वो जो चुनाव था, जो लोग थे वो सोच के बैठ गए कि ये तो एक ही आदमी है, सिर्फ ये रोहतक का राज चलेगा। तो वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पूरी, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन था, उस पर भी वो पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ गया। जो दलित वोट था, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ लग रहा था बुरी तरह से, वो भी कहीं ना कहीं, जब शैलजा की नाराजगी हुई तो वो भी कहीं ना कहीं बटने का काम हुआ। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हार के जिम्मेवार है। और जो मैं बता रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा को भी लोगों ने उसी नजर से देख इसी में एक ऐड कर रहा हूं जल्दी से। आप तो विपक्ष में हैं, अग्रवाल साहब कह रहे हैं छेड़छाड़ कर दी बीजेपी ने, परसेंटेज बढ़ा दिया, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? जी देखिए, एक चीज है, छेड़छाड़ की मैं कोई बात नहीं करना चाहता, बट मुझे कहीं ना कहीं एक आपके चैनल की बात कर लूं मैं। आपका चैनल ही, पूरे देश की मीडिया, जो पूरे देश की मीडिया सुबह 9 बजे तक कांग्रेस की सरकार बना रही थी, क्या कोई एक चैनल तो नहीं वो ट्रेंड था ना, वो ट्रेंड था, पोस्टल बैलेट का ट्रेंड ही कांग्रेस की तरफ था भाई। वरुण जी देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, क्या जो 9:30 बजे आप लोग सुनामी दिखा रहे थे, कांग्रेस की सुनामी आ रही है, वो 11 बजे एकदम से पलट जाती है? मैं बता रहा हूं, क्या एक भी चैनल का सर्वे, किसी चैनल का सर्वे तो सही होता ना? नहीं वो कोई एक तो बता दो। देखो, बीजेपी, और जितना मैं हरियाणा में घूमा,
मुझे लगा, और वो बताता है कि साइलेंट वोटर की एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद जब ईवीएम खुली है तब पूरा ट्रेंड पलट गया। एक मिनट, इतना ट्रेंड वरुण जी, इतना बड़ा ट्रेंड, जो सुनामी 10 बजे आ रही थी, उसका एक हवा का झोंका भी नहीं आया 10:30 बजे, ऐसा क्या हो गया? आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, अर्जुन भाई एक मजेदार बात बताता हूँ मैं। इससे अभी जो गुजरात का चुनाव, आ रहा हूं, अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ, इससे पिछला जो गुजरात का चुनाव था, 8 से 9 मिनट तक कांग्रेस गुजरात में बहुमत में आ गई थी। 9 मिनट तक कांग्रेस बहुमत में रही, उसके बाद चुनाव पलटा और बीजेपी आ गई। वो तो खैर जब वोटिंग काउंट होती है ऐसे ही होती है ना। नेहा कुछ कहना चाह रही है? आ रहा हूं अग्रवाल से, फिर आ रहा हूं। नेहा बोलिए। देखिए वरुण जी, आज ये कयास लगाना कि कौन, ये बात तो उस दिन भी हो रही थी कि कभी ये आगे जाएंगे कभी हम आगे जाएंगे। तो जब भाजपा आगे बढ़ रही थी तो उसमें प्रॉब्लम कहां से आ गई अर्जुन जी? और दूसरी बात, मैं बहुत हैरान हूं कि आज कांग्रेस को बहुत सहज भाव पे होना चाहिए और अपनी तरफ आईना घुमाकर अपना आत्ममंथन चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करने की बजाय आगे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इसकी बजाय आज वो फिर उसी बात पर, उसी ढरे पे वही बातें कर रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है। मैं फटाफट एक बात कंप्लीट करूंगी कि कांग्रेस क्यों हारी और हम जीते क्यों, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप अभी अर्जुन भाई ने कही कि कांग्रेस का हुड्डाकरण जो हुआ वो सबसे बड़ा कारण था, कांग्रेस की हार था। हुड्डा जी के अलावा अगर दूसरे चेहरे भी उतने ही प्रोमिनेंटली स्पेस उनको मिलता, सम्मान मिलता, तो कांग्रेस की यह दशा नहीं होती। गलत प्रत्याशियों का चयन इन्होंने किया, संगठन इनका था नहीं, मुद्दों की कमी थी, गंभीरता की कमी थी, क्योंकि अगर गंभीरता होती तो शमशेर गोगी जी जैसे, नीरज शर्मा जैसे, उर्देभान जी जैसे लोग और जस्सी पेटवर जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। 35 वर्सेस 1 की राजनीति इन्होंने पूरे हरियाणा में करके दिखाई और बिल्कुल बोल्डली ये 35 वर्सेस 1 की राजनीति करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव के समय से दिख रहे थे और कॉन्टिन्यूसली विधानसभा तक भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, इनके पास में अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए कुछ नहीं था, कोई विजन नहीं था हरियाणा को लेकर। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार रही, कर्नाटक की जो विफल सरकार रही कांग्रेस की, उसका भी इफेक्ट हरियाणा प्रदेश पर पड़ा और कोई चुनाव की रणनीति नहीं थी। आपसी फूट बहुत बड़ा कारण थी। और हम क्यों जीते? हमने लोकसभा के परिणाम से भी पहले दिन से हमने आपको कहना शुरू कर दिया था कि हमारी जो कमियां हैं वो हम देख चुके हैं कि हमारी 5 सीटें गई, हमने उससे तुरंत सीख ली। हमने एक चुनावी रणनीति बनाई और माइक्रो मैनेजमेंट तक हम पहुंचे, जो हमारा प्रचलित है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता हैं। एक स्ट्रॉन्ग संगठन होना हमारी सबसे बड़ी मजबूती थी हरियाणा प्रदेश में, और उसका सही ढंग से मैनेजमेंट किया गया इन चुनाव में, जिसके कारण बीजेपी जीती। और 10 वर्षों का जो कार्यकाल, उपलब्धियों का कार्यकाल था हमारे पास, बहुत कुछ चीजें हमारे पास बताने के लिए, और अगले 5 वर्ष का विजन भी था। नायब सिंह सैनी जी का चेहरा भी था, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी था। और मुझे लगता है कि जो प्रभारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे पास एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का जो एक रूप था। जो लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए आप लोगों ने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया, लेकिन तैयारी और बेहतर की। चलिए इसको देख लेते हैं। जी दिनेश जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। पहले जवाब दीजिए, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी बहन ये कह रही है कि हमारी कई स्टेटों में सरकार विफल थी। 305 लोकसभा के सांसद होते हुए आप 240 पर आए, जबकि दवा तो ईवीएम ठीक काम कर रही थी ना तब? भाई साहब आप हर बात में टोकिए मुझे प्लीज। अच्छा रुकिए। अरे अग्रवाल साहब नाराज हो जाएंगे, भी रुकिए, बोलने दीजिए। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को जवाब देना है क्या मुझे? नहीं अच्छा। अरे अग्रवाल साहब, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप एक तो आज पहली बार जुड़े, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। आप अपनी पार्टी के लोगों से भी जान लीजिएगा मेरे बारे में। आप ठीक है, नहीं कुतर्क नहीं करिएगा, ठीक ठीक जवाब दीजिएगा, मुझे पसंद आएगा। हाँ मेरी बहन ये कह रही है कि हमारी सरकार विफल थी। आपके 305 से 240 सांसद रह गए, क्या वो विफलता नहीं थी आपकी? और आपने जो शमशेर गोगी, नीरज शर्मा या कुलदीप शर्मा, आप अगर ये मानते हो कि 3 आदमियों के बयान से कांग्रेस हरियाणा में से खत्म हो गई, तो मैं ये कह रहा हूं कि मनोरी में खत्म नहीं हुई। विधायक बड़े हैं आपके। अग्रवाल साहब कैसी बात करते हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आपके 31 से 37 हुए भाई। मैंने कब कहा खत्म हो गई? मैंने कब कहा खत्म हो गई?
आप मानते हैं बयान ठीक थे? एक मिनट रुकिए, बयान ठीक थे क्या उनके? आप आगे रखिए, बयान ठीक थे क्या उनके? मैंने कब कहा आपकी पार्टी खत्म हो गई? आप तो और मजबूत विपक्ष हो गए। आप कुछ भी मत बुलवाइए मेरे मुंह से, मैंने कहा ही नहीं पार्टी खत्म हो गई। मैंने कब कहा? आपने ये कहा कि उन तीनों के ब्याहों का नुकसान हुआ, नहीं हुआ। आप बताइए नहीं हुआ? ये सारे हार गए चुनाव। सुन तो लो, हाँ। आगे ठीक है, हम हारे नहीं, हम हराया गया। नुकसान हुआ या नहीं हुआ इनके बयान से? चलिए बताइए। आप सुनिए, अगर एक मीडिया चैनल अगर ये कहता है, अरे दिनेश जी, क्या इनका बयान इन नेताओं के बयान से सही मैसेज गया? मुझे बताइए ना। मीडिया चैनल का दायित्व तो ये बनता है कि विपक्ष की शंकाओं का दिनेश जी, आप प्लीज आप बात को घुमा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इस बयान से सही मैसेज गया? कहता हूं ये गलत था। बस फिर मैंने भी तो वही कहा कि इस बयान से नुकसान हुआ। अब मैं दूसरा कारण आपको बताता हूं, सुनिए। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं जो मेरी नजर में हार का है। सुनिए, अब सुनिए ना, आप बता देना मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। सुनिए, ये एक पत्रकार का काम है आकलन करना। मुझे लगता है उन बयानों से नुकसान हुआ, मैंने कह दिया। सुनिए, नहीं आया। अरे सुनिए ना सर, सुनिए। अरे आप सुनिए, आपने जैसे मैंने कहा भाई मुझे लगता है उस बयान से नुकसान हुआ, मैंने कह दिया। अब मुझे लगता है पार्टी ने सभी 28 विधायकों को वापस टिकट दिया। उस विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, नए चेहरे नहीं उतारे। पार्टी मंथन करेगी। हाँ, ये मंथन का विषय है जी। पार्टी करेगी, हर वोट में करेगी सर, तो हम भी तो आकलन कर रहे हैं ना उस पे। और रिप्रेजेंटेशन में करेगी। परंतु मैं कह रहा हूँ जो विपक्ष की शंकाएं है, अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विपक्ष की शंकाओं का निराकरण कीजिए। नहीं, आपकी शंका का निवारण करने के लिए वो संस्थाएं हैं जहां पर आप ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ, आपने सारे पॉइंट रखे, हमने सुने। बताइए किसने नहीं सुना? पॉइंट आपने पूरे नहीं दिया। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जिस सरकार से हर वर्ग दुखी था, पूरे 5 साल लगातार ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। लाठियां चली, वो हरियाणा प्रदेश से आपका वोट परसेंटेज 2019 में जब आपकी 40 विधानसभा थी, 20% आपकी वोट परसेंटेज था जब 40 थी। और उसके बाद 5 साल अव्यवस्था के थे, हर वर्ग आपसे नाराज है, तो वोट शेयर आपका 40 कैसे पहुंच गया? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आप बात को समझिए, मैं कहां बोल रहा हूं। 6% जो वोट का घालमेल हुआ है इलेक्शन कमीशन के डाटा में, वो 6% वोट कहां गया? 12 लाख वोट बनता है सर। कितनी विधानसभाएं उससे डिस्टर्ब हुई है? आज तक किसी ने जवाब दिया कि 12 लाख तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मेरे को लगता है आपके 25,000 वोट और फालतू होते तो आपकी सरकार बन जाती। 12 लाख पे कहां जा रहे हैं? आपके जो लोग आ रहे हैं 25,000 वोट और। नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लोकतंत्र की। मैं हार जीत तो जीवन में चलेगी। देखिए सर, हार जीत चलेगी, पार्टियां जीतेंगी भी हारेंगी भी। मैंने वो दौर में देखा 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, और उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी तक चुनाव हार गए थे। लेकिन आज जब वो केंद्र की सत्ता में है तो उससे कोई हम वो नहीं कह सकते। लेकिन परंतु मैं कह रहा हूं हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन जनता के दिए हुए मैंडेट के साथ छेड़छाड़, ये लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र को बूट के तले, जूतों के तले रौंदा गया है हरियाणा के अंदर। समझ नहीं आता ना कि ये हनन बीजेपी एक प्रदेश में कर रही है, दूसरे में नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं कर रही? आज तक लोकसभा फिर क्यों सरकार? अरे जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? आपकी सरकार बन रही है ना जम्मू कश्मीर में। एक बात और भी है, अगर किसी की संख्या गलत होती तो इनकी एक भी सीट नहीं आती। 38 से 37 सीट कैसे निकलती है? 37 सीट कैसे निकलती है? अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात और बताइए। मेरा एक सवाल है इसमें। वो नेहा जी आप भी सुन लें, वो दिनेश जी आप भी सुन लें। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। उसका तो ज्वलंत उदाहरण है कि 11 में से 9 मंत्री हार गए भाई। 11 में से 9। क्या बात कर रहे हो? वरुण भाई, यही खेल हुआ है, मैं वही बता रहा हूं आपको। वो तो जो अर्जुन कह रहे थे ना कि आप चुनाव को किसी और दिशा में ले गए, वरना इनके तो 11 में से 9 मंत्री हार ही गए थे। तो यही खेल हुआ है।
फेल यहाँ पे हुआ कि जो इन्होंने फ्रेश कैंडिडेट खड़े किए उन्हीं की मशीनों के अंदर गड़बड़ हुई है, वही मशीनों में वोट बढ़ाए गए, जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। कल को जब जवाब देना पड़े तो हम कह देंगे अगर हमने वोटों में गड़बड़ी की होती तो हमारे 9 मंत्री क्यों हार जाते, अगर हमने गड़बड़ी की होती तो भाई नेहा जी ठीक है, एक मिनट अर्जुन भाई, एक मिनट एक करके बड़ा वाइंड अप कर रहा हूँ जल्दी से। अर्जुन भाई 11 में से 9 मंत्री हारे, ये तो फैक्ट है ना? बिल्कुल मैं जो लेकिन जो सुन तो लो, अग्रवाल जी सुन तो लो, वरुण जी बोलिए बोलिए। देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं सरकार के लोग खिलाफ थे, पूरी तरह से खिलाफ थे, कुछ नहीं सरकार ने किया था, ना कोई वायदे पूरे किए थे, किसान परेशान था और हर वर्ग परेशान था, चाहे वो सरपंच रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक जो बीजेपी चाहती थी, जात पात का जो चुनाव होता था, वो हुड्डा साहब ने दे दिया, बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की, वो बीजेपी की झोली में डाल दिया हुड्डा साहब ने। देखिए दूसरी बात, कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ रही थी, अंबाला कैंट की आप बात कर रहे थे अभी, निर्मल सिंह को टिकट देते हैं, एक ही घर से निर्मल सिंह निकलता है, उसी घर से उसके साथ उसकी बेटी निकलती है, एक जाकर कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगता है, एक जाकर कांग्रेस के हक में वोट मांगता है। दीपेंद्र हुड्डा जी आते हैं निर्मल सिंह के हक में, सबको बिठा के चले जाते हैं, लेकिन उसी दूसरी सीट पर के उनकी बेटी आजाद उम्मीदवार लड़कर के कांग्रेस को उम्मीदवार बनाने का काम कर रही है। तो ये कोई वो नहीं था चुनाव लड़ने का तरीका। सरासर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हार के जिम्मेवार हैं और मैं नेहा जी को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये चुनाव जब पिछले 10 साल जब सरकार रही, जैसे किसान परेशान रहा, किसानों पर लाठियां चलाई गई, सरपंचों पर लाठियां चलाई गई, उम्मीद करेंगे कि ये सब ना हो, एक अच्छी सरकार आए, लोगों के काम हो और कांग्रेस की जो विपक्ष की भूमिका पिछले 10 साल रही है, वो विपक्ष की भूमिका निभाने का कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ चौधरी यादव सिंह चौटाला जी थे, वो भी अब विधानसभा में उनकी कमी बहुत बड़ी जो खलने वाली है। वरुण जी आप भी देखते थे, पूरा प्रदेश देखता था, वो मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी जो 30 विधायक की बराबर विपक्ष की भूमिका का काम करता था, वो कमी कहीं ना कहीं खलेगी। नेहा जी क्विक रिएक्शन जल्दी से। उदाहरण दिया, सही उदाहरण है जो आपने दिया, मैं एग्री कर रहा हूँ, सही है, लेकिन आप बताओ आपके भतीजे जब आपके खिलाफ वोट मांग रहे थे तो उन्होंने ही वो पार्टी अलग है, उस पार्टी का हमारे से कोई लेना देना नहीं, वो पार्टी अलग है, उस पार्टी का हमारे से कोई लेना देना नहीं, वो एक घर में नहीं रहते, वो अलग पार्टी है, वो अलग रहते हैं, ये अलग पार्टी है। वरुण जी मुझे ये लगता है कि दिनेश जी का जो एटीट्यूड आज तक इस डिबेट में सामने आ रहा है और कांग्रेस के हर प्रवक्ता का यही व्यवहार है, मुझे लगता है कि जनता ने बहुत अच्छा फैसला लिया है जो सरकार में इनके हाथ में सरकार नहीं आई, वरना ये हरियाणा प्रदेश का भी यही हाल करते। ना सुनना इनके बस की बात है, लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो उनके लिए काम क्या करेंगे। दिनेश जी बहुत सहज होना चाहिए आपको, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, पर्सनल जवाब नहीं है मेरा, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कह रही हूँ कि आप अगर राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको सहजता जरूर होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और हार को स्वीकार करने का मादा भी होना चाहिए और अपनी खामियों की तरफ देखने का भी मादा होना चाहिए। हमने तो लोकसभा में अपनी खामी पहले दिन ही स्वीकार की थी, वरुण जी आप भी थे डिबेट में, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि हमारी कमी क्या रही, जिसकी वजह से 5 सीट, हमने तो उससे सीख ली और सीख लेने के बाद कमबैक किया, अपने आप को इम्प्रूव किया और गहनता से काम किया। दिनेश जी ये मैंडेट जो हमें मिला है ये जनता ने दिया है और बहुत सोच समझ के दिया। कांग्रेस के इसी व्यवहार, जनता के साथ साथ कांग्रेस ने ज्यादा दे दिया, कांग्रेस ने ज्यादा दिया आपको, कांग्रेस का व्यवहार समय हो गया है, 30 सेकंड दिनेश जी जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि नेहा जी जो बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होगी वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होगी, वो मीडिया चैनल पर बैठकर नहीं होगी। हमारी पार्टी भी मंथन कर रही है, हमारी कमियां भी ढूंढी जा रही है, हमारी गलतियां भी ढूंढी जा रही है, उनमें सुधार भी किया जाएगा, लेकिन हमारी कमी और हमारी गलती का लाभ उठाकर आप अगर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करके आज सरकार बना रहे हैं तो वो सरकार लाभ तो कांग्रेस उठाने का काम कर रही थी, लाभ तो कांग्रेस उठाने का काम कर रही थी, झूठ आपने फैलाया। चलिए समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ आपसे नेहा, आप समय नहीं है, पर जाकर आपने ही
देश को अंत में चलते चलते ये कहूंगा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस चुनाव में, और माफ कीजिए चुनाव के बाद नतीजों के बाद अब सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है, शपथ ग्रहण भी होना है, लेकिन जीत में विनम्र रहना और हार में गरिमापूर्ण रहना एक बड़ा महत्वपूर्ण सा विषय है जिसे सभी को समझना भी चाहिए। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।